रज्जो रसोई घर का काम निपटा कर निकली तो रात के 10 बज रहे थे। वह अपने कमरे में जाने से पहले सुरेंद्र के कमरे में पहुंची। वह उस समय बिस्तर पर आंखें बंद किए लेटा था। साहब जी, मैं कमरे पर सोने जा रही हूँ, कुछ लाना है तो बताइए, रज्जो ने सुरेंद्र की ओर देखते हुए पूछा। सुरेंद्र ने आंखें खोली और अपने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, रज्जो, आज सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं आपके माथे पर बाम लगाकर दबा देती हूँ। रज्जो ने कहा और अलमारी में रखी बाम की शीशी ले आई। वह सुरेंद्र के माथे पर बाम लगाकर सिर दबाने लगी। कुछ देर बाद रज्जो ने पूछा, अब कुछ आराम पड़ा? बहुत आराम हुआ है रज्जो, तेरे हाथों में तो जादू है। कहते हुए सुरेंद्र ने अपना सिर रज्जो की गोद में रख दिया। रज्जो सिर दबाने लगी। वह महसूस कर रही थी कि एक हाथ उसकी कमर पर रेंग रहा है। उसने सुरेंद्र की ओर देखा। सुरेंद्र बोला, रज्जो, यहाँ रहते हुए तू किसी बात की चिंता मत करना, तुझे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। जब कभी जितने रुपए की जरूरत पड़े तो बता देना। जी साहब, आज तेरी मैडम लखनऊ गई हैं, वहाँ जरूरी मीटिंग है, 4 दिन बाद वापस आएंगी। कहकर सुरेंद्र ने उसे अपनी ओर खींच लिया। रज्जो समझ गई कि सुरेंद्र की क्या इच्छा है। वह बोली, नहीं साहब जी, ऐसा न करो, मुझे तो माँ काका ने आपकी सेवा करने के लिए भेजा है। रज्जो, यह भी तो सेवा ही है। पता नहीं आज क्यों मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ। सुरेंद्र ने रज्जो की ओर देखते हुए कहा, साहब जी, अगर मैडम को पता चल गया तो? रज्जो घबरा कर बोली, उसकी चिंता मत करो, वह कुछ नहीं कहेगी। रज्जो मना नहीं कर सकी और न चाहते हुए भी सुरेंद्र की बाहों में समा गई। कुछ देर बाद जब रज्जो अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेटी तो उसकी आंखों से नींद भाग चुकी थी। उसकी आंखों के सामने माँ, काका, 2 छोटी बहनों व भाई के चेहरे नाचने लगे। यहाँ से 300 किलोमीटर दूर रज्जो का गांव चमनपुर है। काका राजमिस्त्री का काम करता है। महीने में 10-15 दिन मजदूरी पर जाता है, क्योंकि रोजाना काम नहीं मिलता। रज्जो तो 5 साल पहले 10वीं जमात पास करके स्कूल छोड़ चुकी थी। उसकी 2 छोटी बहनें व भाई पढ़ रहे थे। माँ ने उसका नाम रजनी रखा था, पर पता नहीं कब वह रजनी से रज्जो बन गई। एक दिन गांव की प्रधान गोमती देवी ने माँ को बुलाकर कहा था, मुझे पता चला है कि तेरी बेटी रज्जो तेरी तरह बहुत बढ़िया खाना बनाती है। तू उसे सुबह से शाम तक के लिए मेरे घर भेज दे। ठीक है प्रधान जी, मैं रज्जो को भेज दूंगी। माँ ने कहा था। 2 दिन बाद रज्जो ने गोमती प्रधान के घर की रसोई संभाल ली थी। एक दिन एक बड़ी सी कार गोमती प्रधान के घर के सामने रुकी। कार से सुरेंद्र व उसकी पत्नी माधवी मैडम उतरे। कार पर लाल बत्ती लगी थी। गोमती प्रधान की दूर की रिश्तेदारी में माधवी मैडम बहन लगती थी। दोपहर का खाना खाकर सुरेंद्र व माधवी ने रज्जो को बुलाकर कहा, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, हमें तुम जैसी लड़की की जरूरत है। क्या तुम हमारे साथ चलोगी? जैसे तुम यहाँ खाना बनाती हो वैसा ही तुम्हें वहाँ भी रसोई में काम करना है। रज्जो चुप रही। गोमती प्रधान बोल उठी थी, यह क्या कहेगी? इसके माँ काका को
कहना पड़ेगा। कुछ देर बाद ही रज्जो के माँ काका वहाँ आ गए थे। गोमती प्रधान बोली, रामदीन यह मेरी बहन है, सरकार में एक मंत्री की तरह है। इसको रज्जो के हाथ का बना खाना बहुत पसंद आया, तो ये लोग इसे अपने घर ले जाना चाहते हैं रसोई के काम के लिए। रामदीन बेटी रज्जो को भेजकर बिल्कुल चिंता न करना, हम इसे पूरा लाड प्यार देंगे। रुपए पैसे हर महीने या जब तुम चाहोगे भेज देंगे। माधवी मैडम ने कहा था, साहब जी आप जैसे बड़े आदमी के यहाँ पहुँच कर तो इसकी किस्मत ही खुल जाएगी। यह आपकी सेवा खूब मन लगा कर करेगी, यह कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। काका ने कहा था। सुरेंद्र ने जेब से कुछ नोट निकाले और काका को देते हुए कहा, लो फिलहाल ये पैसे रख लो, हम लोग हर तरह से तुम्हारी मदद करेंगे। यहाँ से लखनऊ तक कोई भी सरकारी या गैर सरकारी काम हो पूरा करा देंगे, अपनी सरकार है तो फिर चिंता किस बात की। रज्जो उसी दिन सुरेंद्र व माधवी के साथ इस कस्बे में आ गई थी। सुरेंद्र की बहुत बड़ी कोठी थी जिसमें कई कमरे थे। एक कमरा उसे भी दे दिया गया था। माधवी मैडम ने उसको कई सूट खरीद कर दिए थे। उसे एक मोबाइल फोन भी दिया था ताकि वह अपने घर परिवार से बात कर सके। रज्जो को पता चला था कि सुरेंद्र की काफ़ी जमीन जायदाद है। एक ही बेटा है जो बेंगलुरु में पढ़ाई कर रहा है। माधवी मैडम बहुत बिजी रहती हैं, कभी पार्टी मीटिंग में तो कभी इधर उधर दूसरे शहरों में और कभी लखनऊ में। इन्हीं विचारों में डूबते तैरते रज्जो को नींद आ गई थी। अगले दिन सुरेंद्र ने रज्जो को कमरे में बुलाकर कुछ गोलियां देते हुए कहा, रज्जो ये गोलियां तुझे खानी हैं। रात जो हुआ है उससे तेरी सेहत को नुकसान नहीं होगा। जी रज्जो ने वे गोलियां देखी, वह जान गई कि ये तो पेट गिराने वाली गोलियां हैं। और हाँ रज्जो, कल अपने घर ये रुपए मनी ऑर्डर से भेज देना। कहते हुए सुरेंद्र ने 5,000 रुपये रज्जो को दिए। इतने रुपए साहब जी? रज्जो ने रुपए लेते हुए कहा। अरे रज्जो, ये रुपए तो कुछ भी नहीं है। तू हम लोगों की सेवा कर रही है ना, इसलिए मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ। रज्जो सिर झुकाकर चुप रही। सुरेंद्र ने रज्जो का चेहरा हाथ से ऊपर उठाते हुए कहा, तुझे कभी अपने गांव जाना हो तो बता देना, ड्राइवर और गाड़ी भेज दूंगा। सुनकर रज्जो बहुत खुश हुई। रज्जो, तू मुझे इतनी अच्छी लगती है कि अगर मैडम की जगह मैं मंत्री होता तो तुझे अपना पीए बना लेता। सुरेंद्र ने कहा, रहने दो साहब जी, मुझे ऐसे सपने न दिखाओ जो मैं रोटी बनाना ही भूल जाऊं। रज्जो, तू नहीं जानती कि मैं तेरे लिए क्या करना चाहता हूं। सुरेंद्र ने कहा। खुशी के चलते रज्जो की आंखों की चमक बढ़ गई। 4 दिन बाद माधवी मैडम घर लौटी। इस बीच हर रात को सुरेंद्र रज्जो को अपने कमरे में बुला लेता और रज्जो भी पहुंच जाती उसे खुश करने के लिए। अगले दिन रज्जो एक कमरे के बराबर से निकल रही थी तो सुरेंद्र व माधवी की बातचीत की आवाज़ आ रही थी। वह रुक कर सुनने लगी। कैसी लगी रज्जो? माधवी ने पूछा। ठीक है, बढ़िया खाना बनाती है, सुरेंद्र का जवाब था। मैं रसोई की नहीं, बेडरूम की बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि रज्जो ने इन रातों में कोई नाराजगी का मौका नहीं दिया होगा। तुम्हें क्या रज्जो ने
कुछ बताया है? उसने कुछ नहीं बताया। मैं उसके चेहरे व आंखों से सच जान चुकी हूँ। खैर, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम कहा करते थे कि मैं बाहर चली जाती हूँ तो अकेले रात नहीं कटती, इसलिए ही तो रज्जो को इतनी दूर से यहाँ लाई हूँ ताकि जल्दी से वापस घर न जा सके। तुम बहुत समझदार हो माधवी। सुरेंद्र ने कहा, लखनऊ में तुम्हारे नेताजी के क्या हाल हैं? वह तो बस तुम्हारा पक्का आशिक है, इसलिए ही तो उसने तुम्हें लाल बत्ती दिला दी है। इस लाल बत्ती के चलते हम लोगों का कितना रौब है। पुलिस या प्रशासन में भला किस अफसर की इतनी हिम्मत है जो हमारे किसी भी ठीक या गलत काम को मना कर दे। नेताजी का बस चले तो वह तुम्हें लखनऊ में ही हमेशा के लिए बुला ले। अगले हफ्ते नेताजी जनपद में आ रहे हैं। रात को हमारे यहाँ खाना होगा। मैंने सोचा है कि नेताजी की सेवा में रात को रज्जो को उनके पास भेज दूंगी। जब नेताजी हमारा इतना ख्याल रखते हैं तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि नेताजी को खुश रखें। अगले महीने रज्जो को लखनऊ ले जाऊंगी। वहाँ 2-3 दूसरे नेता हैं, उनको भी खुश करना है, माधवी ने कहा। सुनते ही रज्जो के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। वह चुपचाप रसोई में जा पहुंची। उसने तो साहब को ही खुश करना चाहा था, पर ये लोग तो उसे नेताओं के पास भेजने की सोच बैठे हैं। वह ऐसा नहीं करेगी। 1-2 दिन बाद ही वह अपने गांव चली जाएगी। तभी मोबाइल फोन की घंटी बज उठी। वह बोली, हेलो। हाँ रज्जो बेटी, कैसी है तू? उधर से काका की आवाज सुनाई दी। काका की आवाज सुनकर रज्जो का दिल भर आया। उसके मुंह से आवाज नहीं निकली और वह सुबकने लगी। क्या हुआ बेटी, बताना। लगता है कि तू वहाँ बहुत दुखी है। पहले तो तू साहब व मैडम की बहुत तारीफ किया करती थी, फिर क्या हो गया जो तू रो रही है? काका, मैं गांव आना चाहती हूँ। ठीक है रज्जो, मेरा 2 दिन का काम और है, उसके बाद मैं तुझे लेने आ जाऊँगा। मैं जानता हूँ कि मैडम व साहब बहुत अच्छे लोग हैं, तुझे भेजने को मना नहीं करेंगे। तू हमारी चिंता न करना, यहाँ सब ठीक हैं। तेरी माँ भाई बहनें सब मजे में हैं, काका ने कहा। रज्जो चुप रही। अगले दिन सुरेंद्र व माधवी ने रज्जो को कमरे में बुलाया। सुरेंद्र ने कहा, रज्जो, 4-5 दिन बाद लखनऊ से बहुत बड़े नेताजी आ रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि वे हमारे यहाँ खाना खाएंगे और रात को आराम भी यहीं करेंगे। जी, रज्जो के मुंह से निकला। रात को तुम्हें नेताजी की सेवा करनी है, उनको खुश करना है। देखना रज्जो, अगर नेताजी खुश हो गए तो माधवी की बात बीच में ही अधूरी रह गई। रज्जो एकदम बोल उठी, नहीं मैडम जी, यह मुझसे नहीं होगा। यह गलत काम मैं नहीं करूँगी। और मेरे पीठ पीछे साहब जी के साथ रात को जो करती रही, क्या वह गलत काम नहीं था? रज्जो सिर झुकाए बैठी रही। उससे कोई जवाब नहीं बन पा रहा था। रज्जो, तू हमारी बात मान जा, तू मना मत कर। सुरेंद्र बोला, साहब जी, ये नेताजी आएंगे, इनको खुश करना है। फिर कुछ नेताओं को खुश करने के लिए मुझे मैडम जी लखनऊ लेकर जाएंगी। मैंने आप लोगों की बातें सुन ली हैं। मैं अब यह गलत काम नहीं करूँगी। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। 2 दिन बाद मेरे काका आ रहे हैं। रज्जो ने नाराजगी भरे शब्दों में कहा, अगर
हम तुझे गांव न जाने दें तो माधवी ने कहा, तो मैं थाने जाकर पुलिस को और अखबार के दफ्तर में जाकर बता दूंगी कि आप लोग मुझसे जबरदस्ती गलत काम कराना चाहते हैं। रज्जो ने कड़े शब्दों में कहा। रज्जो के बदलते तेवर देखकर सुरेंद्र ने कहा, ठीक है रज्जो, हम तुझसे कोई काम जबरदस्ती नहीं कराएंगे। तू अपने काका के साथ गांव जा सकती है। यह कहकर सुरेंद्र ने माधवी की ओर देखा। उसी रात सुरेंद्र ने रज्जो की गला दबाकर हत्या कर दी और ड्राइवर से कह कर रज्जो की लाश को नदी में भिगवा दिया। दिन निकलने पर इंस्पेक्टर को फोन करके कोठी पर बुला लिया। कहिए हुजूर, कैसे याद किया? इंस्पेक्टर ने आते ही कहा, हमारी नौकरानी रजनी उर्फ रज्जो घर से 1 लाख रुपए व कुछ जेवरात चुराकर भाग गई है। सरकार भाग कर जाएगी कहाँ वह? हम जल्द ही उसे पकड़ लेंगे, इंस्पेक्टर ने कहा और कुछ देर बाद चला गया। दोपहर बाद रज्जो का काका रामदीन आया। सुरेंद्र ने उसे देखते ही कहा, अरे ओ रामदीन, तेरी रज्जो तो बहुत गलत लड़की निकली। उसने हम लोगों से धोखा किया है। वह हमारे 1 लाख रुपए व जेवरात लेकर कल रात कहीं भाग गई है। नहीं हुजूर, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी रज्जो ऐसा नहीं कर सकती। घबरा कर रामदीन बोला, ऐसा ही हुआ है। वह यहाँ से चोरी कर के भाग गई है। जब वह गांव में अपने घर पहुँचे तो बता देना। थाने में रिपोर्ट लिखा दी है। पुलिस तेरे घर भी पहुँचेगी। अगर तूने रज्जो के बारे में न बताया तो पुलिस तुम सबको उठाकर जेल भेज देगी। और सुन, तू चुपचाप यहाँ से भाग जा। अगर पुलिस को पता चल गया कि तू यहाँ आया है तो पकड़ लिया जाएगा। यह सुनकर रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। रज्जो के लिए उसके दिल में नफरत बढ़ने लगी। वह रोता हुआ बोला, रज्जो, यह तूने अच्छा नहीं किया। हमने तो तुझे यहाँ सेवा करने के लिए भेजा था और तू चोर बन गई। रामदीन रोते रोते थके कदमों से कोठी से बाहर निकल गया। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब तो फ्री होता है, कर दो। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर देना। इससे दोस्तों आपको यह फ़ायदा होगा जब भी हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी स्टोरी लेकर के आएंगे तो दोस्तों उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मतलब दोस्तों उस वीडियो को सबसे पहले आप देख पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी के लिए दोस्तों मुझे दो अलविदा। धन्यवाद।